नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, आज 19 अगस्त की शाम की कहानी अगर एक लाइन में कहूं तो पूरे बोर्ड पर आज सिर्फ एक ही सेक्टर मुस्कुराया है और बाकी सब मुंह लटकाकर बैठे रहे। तो कौन सा सेक्टर बचा जो आज अकेले हरे निशान में बंद हुआ, जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन पहले बात करते हैं आज के 3 सबसे बड़े नामों की। दोस्तों, सेंसेक्स आज बंद हुआ है 76,910 पर, यानी कि 326 अंकों की गिरावट के साथ में। और निफ्टी भी दोस्तों इसी राह पर चला और 24,078 पर बंद हुआ, यानी कि 77 पॉइंट की गिरावट, यानी कि 0.32% की कमजोरी रही। और बैंक निफ्टी की कहानी थोड़ी अलग रही। यह बंद हुआ है 57,240 पर। गिरावट यहां पर देखने को मिली मात्र 23 पॉइंट की, और परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो 0.04% ओनली, यानी कि इतनी कम गिरावट, इतनी मामूली गिरावट की अगर आप गौर से ना देखें तो आपको पता ही ना चले कि यह भी लाल निशान में बंद हुआ है। दोस्तों, जरा सोचिए कि आपके शहर के एक बड़े बाजार में 3 दुकानें हों, एक जनरल स्टोर हो, एक मोबाइल की शॉप हो और एक बैंक की ब्रांच लगा लेते हैं ना। तो आज तीनों का धंधा थोड़ा सुस्त रहा, लेकिन बैंक वाली ब्रांच में आज असर कम पड़ा। जैसे उसके पुराने ग्राहक आज भी उसके ऊपर भरोसा जताते रहे और बैंक में आते रहे, तो उससे क्या हुआ, थोड़ा सा वो बेहतर मुस्कुराता रहा। और आज बाजार में भी हमको कुछ ऐसे ही देखने को मिला है। बड़े इंडेक्स गिरे हैं, लेकिन बैंकिंग ने सबसे कम नुकसान झेला है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो भी बाकी है, क्योंकि जब बड़े इंडेक्स संभल रहे थे तब बाजार के दूसरे तबके में हलचल कुछ और ही थी। जी हां, मिड कैप इंडेक्स आज बंद हुआ है 63,409 पर, गिरावट रही 131 अंकों की। जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स का हाल इससे भी ज्यादा दबाव में दिखा और यह बंद हुआ 19,707 पर और 102 अंकों की गिरावट, यानी कि आधा परसेंट से ज्यादा, और एग्जैक्टली कहूं तो 0.51% गिर गया। यानी आज बड़े शेयरों से ज्यादा दबाव छोटे और मझोले शेयरों में देखने को मिला। दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी शहर में बारिश हो जाए, और बारिश जब होती है तो सबसे पहले बड़ी सड़कें नहीं, गलियों में पानी भरना शुरू होता है। और आज स्मॉल कैप और मिड कैप सबसे जल्दी डूबने वाले शेयर रहे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस सेक्टर की जिसका मैंने जिक्र किया था शुरुआत में कि भैया कौन सा इकलौता सेक्टर था जो आज इतनी बड़ी गिरावट में, जब सब लाल में रहे, तो अकेला कौन सा सेक्टर था जो हरे निशान में रहा, गर्दन उठाकर रहा। तो देखते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंस में कि कौन से सेक्टर की तस्वीर में क्या दिखाई दिया। तो कौन सा सेक्टर आज हरे निशान में रहा, तो दोस्तों आज आईटी सेक्टर आज अकेला ऐसा सेक्टर रहा है जो 0.73% की बढ़त के साथ में हरे निशान में बंद हुआ, और बाकी सभी सेक्टर्स दबाव में रहे। ऑटो सेक्टर 0.27% गिर गया, फार्मा सेक्टर 0.18% गिर गया, मेटल सेक्टर में मामूली सी गिरावट रही 0.02% की, लेकिन गिरा। और रियल्टी सेक्टर 0.05% टूटा, लेकिन टूटा। और एफएमसीजी सेक्टर 0.55% की गिरावट के साथ में आज के सबसे कमजोर सेक्टर्स में से शामिल रहा। और पीएसयू बैंक लगभग सपाट रहा, 0.01% गिरा, लेकिन गिरा, लाल निशान में बंद हुआ, लाली दिखाई। और प्राइवेट बैंक की बात करूं तो प्राइवेट बैंक आज 0.15% फिसल कर ये वाला सेक्टर भी लाल निशान पे ही बंद हुआ। सोचिए दोस्तों कि आपके ऑफिस की पूरी टीम मीटिंग में उदास बैठी हो, लेकिन एक साथी अकेला मुस्कुरा रहा हो, क्योंकि उसकी अपनी डील आज क्रैक हो गई, पास हो गई, सक्सेस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट उसका साइन हो गया। तो बाकी टीम का मूड भले ही खराब हो, लेकिन उस एक साथी की खुशी पर कमरे में अलग ही चमक जो है ना बिखर जाती है। तो आज आईटी सेक्टर बाजार के उस मुस्कुराते साथी जैसा रहा है। यहां पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एफएमसीजी और ऑटो जैसे सेक्टर जो सीधे आम आदमी की रोजमर्रा की जेब से जुड़े हैं, और आज वो सबसे ज्यादा दबाव में दिखाई दिए। इससे यह संकेत मिलता है कि निवेशक के मन में आगे की खपत यानी कि कंजम्पशन को लेकर थोड़ी सतर्कता आई है। जबकि टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों पर वैश्विक मांग को लेकर भरोसा अभी भी बना हुआ है, बल्कि आज ही बना है। तो मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। मतलब इस गिरावट में एक मौका देखा गया है और बाइंग करी गई है गिरावट में, मैं इसको इस तरह से ले रहा हूं। लेकिन यहां पर सवाल दोस्तों यह है कि आखिर बाजार में यह उतार चढ़ाव आया क्यों,
और इसके पीछे कौन सी कहानी छिपी हुई है जो पूरी दुनिया के बाजारों को हिला रही है? तो दोस्तों, उतार चढ़ाव की वजह क्या है? तो उतार चढ़ाव की वजह, आज की जो सबसे बड़ी वजह है, वो है ग्लोबल क्यूज और क्रूड ऑयल की कीमतों में आई तेजी। आज सुबह जब हम लाइव में जुड़े थे और लाइव पर आप लोगों में से जो भी दर्शक रहे होंगे, तो उनसे हमने साफ साफ कहा था कि भैया क्रूड के दामों पर नजर बना के रखिए। अगर ये $91 के पार जाता हुआ दिखाई दे तो मान के चलिएगा मार्केट में दबाव और ज्यादा बनेगा, और अगर ये $90 के नीचे खिसकता हुआ दिखाई दे और $85 की तरफ भागे तो समझ लीजिएगा मार्केट सुधर रहा है। तो हर आधे घंटे में नजरें बनाकर रखें। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि किस तरह से मार्केट ऊपर बढ़ी और क्रूड भी ऊपर बढ़ा, मतलब मार्केट ऊपर नहीं बढ़ी, दबाव मार्केट में बढ़ा, यानी कि मार्केट गिरी है। WTI क्रूड की अगर बात करूं तो $86 पर बैरल पर अभी थोड़ी देर पहले, एक घंटे पहले कारोबार कर रहा था, यानी कि लगभग 1.25% की तेजी। और जो ब्रेंट क्रूड है वो 92.02 यानी कि $92 को पार करके ट्रेड कर रहा था। दोस्तों, जब जब निवेशकों को महंगाई और आयात बिल बढ़ने की चिंता सताने लगती है, और यही चिंता आज बाजार में बिकवाली की सबसे बड़ी वजह बनी रही, क्योंकि जब तक ये यूएस ईरान का मामला सुलझता नहीं है तब तक कहानी बनी ही रहेगी। क्योंकि ये दूसरी जो सबसे बड़ी वजह रही है वो यूएस ईरान पीस डील से जुड़े ताजा हालात के कारण ही रही। जब तक इस डील को लेकर उम्मीद बनी हुई थी तब तक बाजार को भरोसा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई सामान्य बनी रहेगी, लेकिन आज इस डील से जुड़ी अनसर्टेनिटी ने निवेशकों के मन में फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं, और जिसका सीधा असर क्रूड की कीमतों पर हम देख रहे हैं और वहां से पूरे बाजार पर पड़ा है। जब तक शांति की तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं होती, बाजार में घबराहट बार बार लौटती रहेगी। ये बिल्कुल दोस्तों वैसे ही जैसे आपके किचन में रोज इस्तेमाल होने वाली गैस सिलेंडर अगर महंगा हो जाए तो फिर क्या होगा? पूरे घर का बजट थोड़ा सा हिल जाता है। सब्जी से लेकर बच्चों की फीस तक हर जगह असर दिखाई दे सकता है। क्रूड ऑयल भी दोस्तों दुनिया के बाजार का वही सिलेंडर है जिसके दाम बढ़ते ही हर सेक्टर की लागत बढ़ जाती है और बाजार का मूड बिगड़ जाता है। दोस्तों, यहां पर एक बात यह भी समझनी जरूरी है कि भारत जैसे देश के लिए जो अपनी ज्यादातर तेल जरूरतें विदेशों से मंगवाता है, क्रूड ऑयल की हर छोटी हलचल सीधा असर डालती है। इसलिए जब भी वैश्विक स्तर पर तेल से जुड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ती है, भारतीय बाजार सबसे पहले उसकी आहट महसूस करता है, चाहे फिर वो एविएशन सेक्टर हो, पेंट बनाने वाली कंपनियां हो, या फिर सीधे तेल का आयात करने वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो। दोस्तों, ये हमारा शेयर बाजार का लेखा जोखा यदि आपको पसंद आता है, जो मैं समझता हूं कि आपको पसंद आता है, क्योंकि सुनते तो आप कान से हैं लेकिन छपता आपके दिल में है, तो हमारे संजीवनी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हो सके तो हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन बटन दबाकर अवश्य लें, ताकि हम आपको एक प्रीमियम कम्युनिटी में शामिल कर लें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन कंपनियों की तरफ जो निफ्टी के भीतर सबसे ज्यादा चर्चा में रही, यानी कि आज के सबसे बड़े कमाऊ पूत और सबसे निकम्मे पूत, यानी कि टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स की। तो टॉप 5 गेनर्स में सबसे आगे रहा HCL टेक्नोलॉजीज, 2.06% की बढ़त दर्ज कराई, और इसके बाद नंबर आता है JSW स्टील का, 1.44% उछलकर बंद हुआ, और तीसरे नंबर पर सन फार्मा 1.33% की तेजी दिखाई, और चौथे स्थान पर रहा इटर्नल जिसने 1.3% की बढ़त दर्ज की, और पांचवें नंबर पर रहा विप्रो जो 0.84% ऊपर बंद हुआ। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि इन 5 में से 3 नाम, यानी कि HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो और इटर्नल, सीधे तौर पर उसी IT सेक्टर की कहानी को मजबूत करते हैं जिसकी बात हमने अभी अभी की है। दोस्तों, यह ऐसा ही है जैसे किसी मोहल्ले की क्रिकेट टीम में जब पूरी टीम का स्कोर स्लो हो, धीमा हो, तब एक दो बल्लेबाज अकेले दम पर तेज रन बटोर ले। तो वही आज हमने यहां पर देखा। दोस्तों, आज IT से जुड़े शेयरों ने बाजार के लिए वही भूमिका निभाई है, और इस लिस्ट में सन फार्मा का नाम भी दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फार्मा सेक्टर आज कुल मिलाकर दबाव में रहा, फिर भी यह अकेला शेयर अपने दम पर आगे निकला, और यह दिखाता है कि कमजोर सेक्टर में भी मजबूत कंपनियां अलग राह पकड़ सकती है। और इसी तरह से इटर्नल की बढ़त भी बताती है कि नई अर्थव्यवस्था से जुड़ी कंपनियों में निवेशकों की दिलचस्पी अभी भी बरकरार है। लेकिन दोस्तों, जहां कुछ शेयर मुस्कुराए, वहीं कुछ नामों को आज अच्छा खासा दबाव झेलना पड़ा।
तो निफ्टी के टॉप 5 लूजर्स कौन से हैं? मैक्स हेल्थ केयर जिसमें 0.2% की गिरावट आई, और इसके बाद नंबर आता है कोल इंडिया, ये भी लगभग 0.2% टूटकर बंद हुआ। तीसरे स्थान पर रहा पावर ग्रिड, 1.68% की कमजोरी दिखाई दी, और चौथे नंबर पर बजाज फिनांस जो लगभग 1.25% फिसल गया, और पांचवें स्थान पर रहा आईटीसी जिसने 1.09% की गिरावट दर्ज की। इन पांचों नामों से एक बात कॉमन है, क्या कि इनमें से ज्यादातर उन सेक्टर से जुड़े हुए हैं जो या तो ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील हैं या फिर रोजमर्रा के उपभोग से जुड़े हुए हैं, यानी कि कंज्यूमर। और आज की सतर्क धारणा का सबसे पहला असर इन्हीं पर पड़ा। दोस्तों, जैसे किसी शादी समारोह में जब मेहमानों की संख्या अचानक कम हो जाए तो सबसे पहला असर खाने पीने और सजावट के बजट पर ही पड़ता है, और आज बाजार की सतर्क धारणा का सबसे पहला असर भी उन्हीं शेयरों पर पड़ा है जो सीधे कंज्यूमर और स्पेंडिंग से जुड़े हुए थे। दोस्तों, कोल इंडिया और पावर ग्रिड जैसे नाम इस लिस्ट में होना यह भी दिखाता है कि आज सिर्फ नए दौर की कंपनियां नहीं बल्कि पारंपरिक और सरकारी क्षेत्र से जुड़ी बड़ी कंपनियों में भी मुनाफा वसूली देखी गई। जबकि बजाज फिनांस जैसे नाम में गिरावट यह इशारा करती है कि ब्याज दरों को लेकर बाजार की सतर्कता अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और जरा समझते हैं कि आज पूरे बजाज का मिजाज असल में कैसा रहा, सिर्फ बड़े नामों से नहीं बल्कि पूरी तस्वीर से। कैसे? एडवांस डिक्लाइन रेशियो से। दोस्तों, आज कुल 1320 शेयर बढ़त के साथ में बंद हुए हैं, जबकि 2173 शेयर गिरावट के साथ में बंद हुए हैं, और 116 शेयर जो जहां बेचारे खुले थे वहीं बंद हो गए, कोई उनको पूछने भी नहीं आया। यानी कि हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले करीब 1.5 शेयर गिर गए, और यह आंकड़ा साफ बताता है कि गिरावट सिर्फ चंद बड़े नामों तक सीमित नहीं थी बल्कि बाजार का दायरा यानी कि मार्केट ब्रेड्थ भी कमजोर रहा। यह दोस्तों वैसा ही है जैसे किसी सोसाइटी में अगर सिर्फ 2-3 घरों में झगड़ा हो तो उसे स्थानीय मामला कहा जा सकता है, लेकिन अगर आधी से ज्यादा सोसाइटी में माहौल तनावपूर्ण हो तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि समस्या बड़ी है। और जब ऐसी कोई स्थिति बाहर आती है तो लोग उस सोसाइटी में फ्लैट नहीं खरीदते, कहते भैया उस सोसाइटी में तो डिस्प्यूट ही रहता है, वहां तो लड़ाई झगड़ा ही चलता रहता है। तो आज अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है कि भैया दबाव तो व्यापक था, टेंशन भैया पूरी तरह से फैली हुई थी। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 3 चीजों की। वैसे तो एक चीज की मैं बात कर चुका हूं, कमोडिटी पर आ रहा था मैं क्योंकि वो शेयर में थे स्टॉक में। अब कमोडिटी यानी कि गोल्ड, सिल्वर और क्रूड की, तो आप क्रूड को मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूं, लेकिन गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड आज 1,54,570 रुपए के ऊपर कारोबार करता हुआ 1 घंटे पहले दिखाई दे रहा था, जो 0.2% की मामूली बढ़त के साथ, जो दिखाता है कि अनसर्टेनिटी के बीच में निवेशकों का भरोसा सोने पर अब भी बना हुआ है। हालांकि कल उनका टूट गया था, कल उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, लेकिन आज फिर उन्हें मौका मिला, फिर खरीद लिया। दूसरी तरफ सिल्वर में 0.98% की गिरावट दर्ज हुई है और 2,30,151 रुपए के आसपास अभी ये कारोबार अपना कर रहा था। दोस्तों, जैसा हमने पहले भी कहा कि भैया जो क्रूड है, वो WTI है, ब्रेंट है, उसमें आपको तेजी दिखी ही दिखी है, तो उसको अभी यहां से मैं हटा रहा हूं, लेकिन कमोडिटी को आप समझ गए। अब बारी आती है जो सबसे जरूरी सवाल है कि कल बाजार किस तरफ करवट ले सकता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और बतौर निवेशक आपको क्या तैयारी रखनी चाहिए। तो कल की अगर हम स्ट्रेटेजी को ध्यान से रखें और फैक्टर्स को देखें कि कल के कारोबार में सबसे पहली नजर कहां रहेगी, तो सबसे पहली नजर आपकी क्रूड की चाल पर ही होनी चाहिए, और उसके बाद कहां होनी चाहिए? यूएस और ईरान की पीस डील से जुड़ी हर खबर पर कि भैया क्या खबर आती है, ट्रंप साहब क्या कहते हैं, ईरान से क्या खबरें आती हैं, उन दोनों के बीच में बयानबाजियां कैसी चलती हैं, ओमान भी क्या कह रहा है, क्योंकि आजकल ओमान भी शामिल हो गया इसमें, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी खबरें क्या कह रही हैं, क्योंकि ये चिंता या तो आपकी बढ़ाएंगी या घटाएंगी, यानी कि यही बाजार को ऊपर ले जाएंगी या यही बाजार को नीचे पहुंचाएंगी। आज हमने सुबह बताया था कि भाई 24,000 से नीचे मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि 24,000 का लेवल था हमारा, बहुत ही मजबूत लेवल था। 24,040 का मैंने आपको लेवल दिया था, अगर सुबह वाला उठा के देखें कि भैया ये वाला बहुत ही सपोर्ट जोन बहुत तगड़े वाला है। 24,040 से नीचे गया था शायद 24,030 तक या 27 तक, लेकिन 24,000 को तोड़ के नहीं बंद हुआ, ये एक बड़ी बात है। तो कल क्या 24,000 तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, इसको हम लोग
सुबह अपने 7:30 बजे के लाइव पर डिस्कस करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि तब तक क्या होगा और सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अभी ट्रंप साहब जग गए होंगे, भी मैं 5:15 बजे कर रहा हूं तो भी शायद वो जग ही गए होंगे अगर जल्दी जगते होंगे, ठीक है ना। तो वो क्या ट्रुथ सोशल पर बयानबाजी करते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है, किसी के इंटरव्यू में क्या कहते हैं, ठीक है, इधर से फिर क्या कहा जाता है, तो इन सब बातों के ऊपर ही कल का बाजार तय होगा। और निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी हम कल सुबह ही 7:30 बजे बताएंगे, क्योंकि तब तक चीजें ना बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है, बेहतर हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रात भर आराम से सोते हैं, आज का मार्केट कैसा रहा वो आपने समझने का प्रयास किया है, हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, तो हम इसको कल डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों हम ये समझें कि भैया आज का बाजार हमको क्या सिखा कर गया है, तो निवेशकों के लिए आज का क्या सबक है। तो आज के दिन ने दोस्तों एक बार फिर हमको याद दिलाया है कि बाजार सिर्फ कंपनियों के नतीजों से नहीं बल्कि दुनिया भर की घटनाओं से भी चलता है। क्रूड ऑयल जैसी चीज जो सीधे आपके पोर्टफोलियो से जुड़ी नहीं लगती, लेकिन वह भी आपकी निवेश की दिशा को तय कर सकती। इसीलिए घबराहट में शेयर बेचने की बजाय समझदारी यही है कि आप अपने एसआईपी को जारी रखें, अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स रखें, ताकि आपका एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हो और छोटी मोटी गिरावट को लॉन्ग टर्म नजरिए से देखें। जो निवेशक पेशेंस रखते हैं वही लंबे समय में असली फायदा कमाते हैं। यह इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और छोटी मोटी गिरावट में और छोटी मोटी उछाल में अपना संयम ना खोएं। किस तरह का संयम, यानी कि मार्केट एकदम से भागना शुरू किया तो लगता है अब मार्केट भाग पड़ा खरीद लो, नहीं मैं पीछे रह जाऊंगा, और जैसे ही आपने खरीदा पता लगा वहीं से मुड़ गया। फिर आप कहते हैं यार जब मैं ऊपर खरीदता हूं तेजी में तो वहां से नीचे आ जाता, और जब मैं ऊपर लेता हूं तो फिर मार्केट नीचे चला जाता है। तो ये यहां से आपको बचना होगा। तो अपने पेशेंस के साथ चलें, डेटा के साथ चलें। अगर आप पेशेंस, डेटा और चीजों को बेहतर तरीके से समझ के आप अपना निर्णय लेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनेगा। दोस्तों ये था आज का हमारा शेयर बाजार का लेखा जोखा। कल फिर मिलते हैं सुबह 7:30 बजे लाइव पे और शाम को 7:30 बजे अपने लेखा जोखा के कार्यक्रम पे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।